किसी चीज़ की परेशानी न रहे, कल परेशानी आ जाए तो उस परेशानियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और इसलिए मैं 5 बजे उठ के अपने घर का सारा काम मैं स्वयं करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं ऋषि द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीपल्स। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो शासन से लेकर कई बार प्रधान भी रह चुके हैं। अपने शासक निर्णय के दम पर लोगों से अपार समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। आप नगर पंचायत अध्यक्ष कप्तानगंज में प्रथम अध्यक्ष का कीर्तिमान स्थापित कर एक इतिहास स्थापित किया है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है नगर पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप शासन से बिलोंग करते हैं, तो शासन के विषय में मुझे आप विस्तार से बताइए। हम लोग 1989 में छात्र संघ का चुनाव अध्यक्ष के लिए रहे और 35 से हम चुनाव हार गए। इसके बाद वहाँ से हम BA करने के बाद आए और एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल कर बैठ गए। मेडिकल स्टोर के बल पे हम यहाँ के प्रधान बने, जनता की सेवा करके। और प्रधान बनने के बाद मैं इतनी बढ़िया गांव समाज चलाया कि लगातार मैं कई बार प्रधान बना। और उसी में मैं व्यवसाय में मेरे पास इनका रखा हो गया और व्यापारी भी मैं रहा और जनता की सेवा बेहतर तरीके से करने के कारण जनता ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। अध्यक्ष जी, लगातार लोगों द्वारा एक प्रश्न कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनना बहुत आसान है, लेकिन एक ग्राम का प्रधान बनना, और आपने कई बार प्रधान बना है, तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। इस काम को आपने कैसे बोला? ये काम इसलिए आसान है कि प्रधानमंत्री एक पार्टी का होता है और पार्टी के होने के कारण उसको हर तरह से सपोर्ट मिलता है। लेकिन प्रधान जो बनते हैं वो अपने दम पे बनते हैं, अपनी मेहनत पे बनते हैं, अपनी ईमानदारी पे बनते हैं और जनता का विश्वास जीत के बनते हैं, जनता का सेवा करके बनते हैं। बाकी जहाँ प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री आदमी पार्टी से आ गए, पार्टी का सपोर्ट मिला, पार्टी ने उनको उठा के प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन गांव का प्रधान बनने में उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी ताकत, यही उनका जो है उनको प्रधान बना देता है। ग्राम प्रधान के बाद जब कप्तानगंज को नगर पंचायत बनाया गया, तो आप कप्तानगंज के नगर पंचायत के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जी कार्यभार मिला आपको, तो क्या मुश्किल है आपको नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आई? मुझे कुछ मुश्किल नहीं, मैं तो एकदम चुनाव लड़ना शुरू किया। जनता का प्रेम आशीर्वाद मेरे साथ था। मुझे तो लग रहा था मैं कभी चुनाव में कोई मुझे दिक्कत ही नहीं हो। जनता ने जिस तरह से सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन हमको देके चेयरमैन बनाया, मैं समझ रहा हूँ कि मेरे मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। आप शासन से बिलोंग करते हैं जी, और आपने एक तरह से चुनाव लड़ा था, तो अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के छात्रों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्षेत्र के छात्रों के लिए हम चाहेंगे उनको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा और आसानी से उनके विद्यालय की व्यवस्था को संपन्न कराने के लिए उनको जो भी मदद हमारे स्तर का होगा हम सब कराने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष जी, स्थानीय विधायक आपकी पार्टी से जी, लेकिन आपके सांसद विपक्षी पार्टी से जी। विपक्षी पार्टी के सांसद देश में ग्रुप की सरकार है और देश में ग्रुप की सरकार है, तो क्या आपको यहाँ पे काम करने में कोई दिक्कत महसूस हो रही? नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। कोई ट्रेनिंग? कोई विधानसभा क्षेत्र कप्तानगंज और नगर पंचायत कप्तानगंज जातीय समीकरण से ध्रुवीकरण का अड्डा बना हुआ है, ऐसा लोगों द्वारा कहा जा रहा है। जैसा कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम पीडीए यानी पिछला दल अल्पसंख्यक के समर्थक हैं, उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण वर्ग, व्यापारी, ठाकुर वर्ग छूट जाते हैं, तो लोगों के लिए आपके लिए कौन सी विचारधारा है? विचारधारा यह है हमारा कि जो लोग ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, उनको वो पात्र हैं, उनको उस व्यवस्था में रखा जाए, उनको व्यवस्था दी जाए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे व्यापारी हो, जो जिस चीज़ का पात्र है उसे उस पात्र में रखा जाए और उनको वो सुविधा उपलब्ध कराया जाए। हमारी यही आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव नगर पंचायत और विधानसभा में क्या तैयारी चल रही है चुनाव के? नगर पंचायत और लोकसभा की जहाँ तक बात है, जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह टूट चुकी है और इनके झूठे जुमलेबाजी से नौजवान बेरोजगार से परेशान है। जिसके बाद किसी को कहीं रोजगार का नाम नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी मुद्दा है और यह मुद्दा
नौजवानों को काम देना या माननीय अखिलेश जी के ही बस की बात है, क्योंकि इनको तो 10 साल से लोगों ने देख लिया, ये देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। कहने की बात यह है कि ये तो करोड़ों लोगों को नौकरी दे रहे थे, 15 लाख रुपया सबके खाते दे रहे थे। अब 15 लाख की जगह 5 किलो राशन मिल रहा है और 2 करोड़ नौकरी की जगह पर 2000 रुपये दे रहे हैं। जनता उसमें अपने परिवार का दबा और पढ़ाई बच्चों का नहीं करवा पा रही है और जनता इस समय इस तरह से त्रस्त है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में इस तरह से वापस करेगी कि शायद वो सोचे नहीं होंगे कि हमको इस तरह से जाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, तो इसका आप क्या कह रहे हैं? इतना बढ़िया अच्छे दिन आए हैं कि जो सिलेंडर 400 में मिलता था वो 1200 में जा रहा है। इतना बढ़िया अच्छे दिन आए हैं कि हमारे तमाम नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, वो चरम सीमा पे एकदम भारतीय जनता पार्टी से उब गए हैं और वो 2024 का इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी का 2 साल का जो कार्यकाल हम लोगों ने दिया, जो सबको नौकरी दे रहे थे, सबको रोजगार दे रहे थे, सबका व्यापार सही से करा रहे थे, सारी चीज़ों का जवाब जनता उनसे 2024 में वापस देगी। जब आप नौवीं क्षेत्र में घूमते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं तो बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसा कि आपने बताया, और गैस महंगाई भी बढ़ रही है, तो लोगों से जो प्रश्न होता है तो आप उसका कैसे सामना करते हैं? सामना करते हैं। जब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी है, तो महंगाई उनके हाथ में है, रोजगार देना उनके पास है। अब उसमें जनता अपने आप को कैसे महसूस कर रही है? जनता के पास कुछ बचा नहीं है, जनता एकदम थक जा चुकी है। झूठ पे झूठ जुमला देकर ये जनता को लूट लिए हैं। जनता के पास अब कुछ बचा नहीं, जनता 2024 का इंतजार कर रही है इनसे हिसाब करने के लिए। शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है आपके देश में? शिक्षा व्यवस्था तो शिक्षा प्राइवेट शिक्षा माफिया शिक्षा विभाग को अपने हाथ में ले लिए हैं और गरीब के बच्चे छोटे छोटे प्राइमरी स्कूलों में जा रहे हैं, जहाँ की व्यवस्था ये सुचारू रूप से ठीक नहीं कर पा रहे हैं और जहाँ बड़े लोग हैं, वो शिक्षा माफिया जो हैं, वो इतना लंबा फीस कर दिए हैं कि गरीब का बच्चा उनके विद्यालय में जाने से कतरा रहा है। जैसे लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम अपने सारे काम सारे विकास के नारे जो लगा रहे हैं, गाँव को लेकर लगा रहे हैं, तो क्या वो विकास गाँव तक पहुँचता है? आज के डेट में आप हमको देख रहे हैं जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी का नारा चल रहा है, कितना अत्याचार महिलाओं के साथ है, कितना बलात्कार हो रहा है महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, लेकिन हमारे समझ में तो ये आता है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के साथ, बलात्कार, और ये जिस तरह से असहाय महसूस कर रही हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा जो है सक्सेस है, ये पूरी तरह से खिलाफ है। और जो विकास के दावों कर रहे हैं, विकास ये सिर्फ फाइलों में कर रहे हैं और कहीं विकास दिख नहीं रहा है। धरातल पे इनका विकास नहीं दिखाई दे रहा। विकास इनका जो दिखाई दे रहा है वो फाइलों में दिखाई दे रहा है, बस यही इनका विकास है। लगातार आपके सांसद जी खेल महाकुंभ करवा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज पे ये बात कर रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, इसमें कौन सी व्यवस्था है? सांसद जी की जहाँ तक बात है, सांसद जी को खोजिए तो मिलते ही नहीं है और सांसद जी जनता में कम रहते हैं। वो ज़्यादा दिल्ली की राजनीति करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जनता से मिलना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो 2 बार लगातार सांसद हो गए। उनको यह लग रहा कि जनता हमको ज़बरदस्ती चुनाव जिता रही है। अब उनको पता चलेगा 24 में कि जनता का क्या। लगातार अध्यक्ष जी मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाया है, लगातार ऐसी समस्या देखने को मिल रही है कि वहाँ पे कोई जाता है तो वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। वहाँ रिफर करने का सबसे बड़ा कारण है मेडिकल कॉलेज में मशीनें कुछ है ये नहीं है, न वहाँ एक्सरे है, तमाम जो सारी मशीनों की सुविधाएं है वहाँ है ये नहीं। सिर्फ अस्पतालों में इनके नाम के अस्पताल चल रहे हैं और जनता को कहीं कोई इमरजेंसी पड़ती है सीधे लखनऊ रिफर किया जाता है और ऐसी स्थिति में जनता अपना खेत बाड़ी बेच के अपनी दवा करा रही है। इस सरकार में जनता त्राही त्राही कर रही है। अच्छा जी, जब पहले गांव से चल के शहर में आते थे, कप्तानगंज क्षेत्र में आते थे, तो रात को केवल अंधेरा ही मिलता था, सड़कों पर केवल गड्ढे दिखाई देते थे, जगह जगह गंदगी। आज जब हम गांव से चल के शहर में आए, कप्तानगंज क्षेत्र में आए, तो हमको सड़कों के बगल में लाइटें लगी हुई दिखाई दी, सड़कों के किनारे डस्टबिन लगी हुई दिखाई दी, सड़कें गड्ढा दिखाई दी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन से विकास के मुद्दे जिस पर आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले
नगर पंचायत बनने के बाद 3 साल तक चुनाव नहीं हुआ। चुनाव ना होने की दिशा में जो 3 साल में धन आया, उस धन को अधिकारियों ने ज़बरदस्त बंदर बांट करके और लाइट लगवाया, सोलर लाइट लगवाया, स्ट्रीट लाइट लगवाया, तमाम ऐसे योजना पे बंदर बांट किया और वो लगवाने के बाद फ्लॉप हो गई। और जब मैं चेयरमैन बना कप्तानगंज का तो देखा कि यहाँ अगर 100% लाइट लगी है तो 90% लाइट नहीं जल रही। तो उसका हमने गहराई से पता किया कि इसमें क्या है। तो उसमें जो देखा हमने कि अधिकारी लगा के चले गए, उनको ये नहीं है कि ये लाइट जले, पैसा वो खर्च किए, कमीशन लेके चले गए। तो हमने जब पता कराया तो पता ये चला कि इसमें कर्मचारी लगवा के सारी लाइटों को रिपेयर कराया जाए। आज के डेट में जहाँ 10% लाइट जलती थी कप्तानगंज नगर पंचायत में, वहाँ 90% लाइट हम जलवाने का काम कर रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ के सभी सफाई कर्मचारियों को स्वयं ग्रीट करता हूँ और एक चौराहे पर बैठ कर कौन कहाँ सफाई कर रहा है, सारे लोगों को देखता हूँ। हमारे यहाँ 26 दिन सफाई होता था, 26 दिन की तनख्वाह लोग पाते थे। उसके बाद हम जब इतवार के दिन बाजार में निकलते थे तो सारे लोगों की आदत बन चुकी है कि अपना कूड़ा निकाल के अपने दरवाजे पर रख दें। तो जो अपना कूड़ा निकाल के अपने दरवाजे पर रख देते थे, ऐसी स्थिति में इतवार के दिन कस्बा बड़ा बुरा लगता है। हमने अपने ईओ से बुला के एक मीटिंग किया और कहा कि 30 दिन का तनख्वाह है सफाई कर्मियों को कीजिए और 30 दिन इनसे काम लीजिए, कस्बा एकदम क्लीन ठीक करें। जब हम लोगों ने तय किया तो हम और ईओ इसके बाद हम लोग अपने सभासद के साथ मीटिंग करके यह तय की 30 दिन का इनको वेतन दिया जाए और 30 दिन इनसे सफाई काम दिया जाए। जब से हम 30 दिन का सफाई काम दे रहे हैं तब से हमारा कस्बा एकदम क्लीन लग रहा है, किसी प्रकार का हमको कस्बे में दिक्कत नहीं। थोड़ा सा जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस तरह से मेहनत करेंगे तो हमारे नगर पंचायत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस गांव में हमारे जाने के लिए सड़क नहीं, हम हर गांव को स्वयं देख कर इसके बाद वहाँ तत्काल अपने राज्य वित्त से, जैसे एक गांव हमारा यही बगल में है, ये नरोत्तमपुर में हरिजन बस्ती है, उस हरिजन बस्ती में जाने के लिए कहीं से कोई सड़क नहीं है। बरसात हो जाए तो अपने घर से मोटरसाइकिल साइकिल से नहीं निकल सकते। हमने जाके वहाँ की स्थिति और दशा और दिशा जब देखा उन लोगों का तो हमको यह लगा कि बहुत ही इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो तुरंत हमने अपने निधि से 150 मीटर की सड़क, जो 150 मीटर जहाँ तक सड़क गई थी उनके पूर्वे तक जोड़ने का काम किया, जो सड़क बनके कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ा सड़क जो है हरेहरवा से रतासी तक था, जो एकदम पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील था और करीब 15 साल 10 साल 15 साल से मैं समझ रहा हूँ उस गड्ढे से लोग आते जाते थे और 20 गांव उस रास्ते पर चल रहे थे और किसी का निगाह उधर नहीं गया। हम जब चेयरमैन बने तो सबसे पहले हमने उसका टेंडर करा के उस सड़क को बनवाने का काम किया। काफ़ी सड़क बन के कम्प्लीट, आधे के लगभग काम हो चुका है। इसके बाद इधर पंडोल रोड पे बहुत ज़्यादा गड्ढा था, पानी हमेशा भरा रहता, लोग गड्ढे में गिरते थे वाल्या चौराहे पर। यहाँ तुरंत हम लोगों ने टेंडर करा के और नाली और सीसी इंटरलॉकिंग करा के इसको भी ठीक कराया जा रहा है। यहीं बगल में एक राजा जो गांव है, जो वार्ड नंबर 6 है, वहाँ विवाह मंडप का कार्य हमारा चल रहा है। तो इस तरह से तमाम सारे कार्य हमारे जो है नगर पंचायत के विकास के लिए चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि अगर मेहनत किया जाए तो किसी चीज़ में कहीं कोई दिक्कत होगी। नागरिक के बहुत सारे मुद्दे तो हो गए। अब मैं आपके पर्सनल जीवन के बारे में बताता हूँ। आप जब चुनाव में आए तो ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो आपके लिए याद में हो गई, हास्यद भी रही होगी? ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव राजनीति में जब आए तो जनता का सेवा करना मेरा बहुत पहले से ये था कि कोई आदमी परेशान हो, कहीं से किसी प्रकार की मुसीबत में हो, तो हम लोग कर्म पे भरोसा करते हैं और उस आदमी की मुसीबत को अगर हम जितना हो सकेगा उतना हम लोग दूर करते हैं। क्योंकि हम लोग भगवान नहीं, लेकिन इतना इंसान है, कोई परेशान है तो उसकी परेशानी थोड़ा, तो इस तरह से राजनीति में जब हम आए तो यहाँ कप्तानगंज स्तर पर बैंक, ब्लॉक, थाना, अस्पताल जो भी रहा वो रात 10 बजे 12 बजे 1 बजे किसी के साथ थाने पर जाना पड़ा, किसी के लिए अस्पताल पे जाना पड़ा और जो भी जहाँ कहीं कोई जरूरत पड़ी जनता के लिए एकदम खड़े रहे। इसके बाद हम 2000 में जब प्रधान हो गए तो जनता ने जब हमको प्रधान बना दिया तो हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई और जब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई तो फिर मैं दिन रात जनता की सेवा करता और जनता की सेवा करते करते आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया कि जहां तक प्रधानी चली 2000 तक, मैं 2000 तक प्रधानी किया और 2000 में नगर पंचायत बना और 2000 में नगर पंचायत अगर कप्तानगंज बना तो चुनाव 2023 में हुआ और 2023 में मैं पहला अध्यक्ष बना। और
आज भी मुझे ये लगता है कि कोई जनता कहीं से अगर परेशान होकर आ रहा है तो जो भी मदद उसकी हो सके करना चाहिए आदमी। नैतिकता से बढ़ के आदमी के लिए कुछ है। चुनाव के दौरान ऐसी कौन सी यादें हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? चुनाव में बहुत अच्छा और बहुत बुरा, लोग चुनाव रुपया लेकर लड़ने आते हैं और हमारे पास रुपया था नहीं। तो यह इससे बहुत बड़ी चीज़ है कि एक आदमी ला के यहाँ रुपया बिछा दिया, लोगों को रुपये से बुला रहा है और हमारे पास कुछ नहीं। मैं घर से निकलता था, लोग 10-5 हज़ार चंदा देकर मुझे चुनाव लड़ा रहे थे और हमारे पास यह भी पैसा नहीं था कि लोगों को हम अपनी अपनी गाड़ियों से चलवाएं। और यहाँ हम देख रहे थे कि एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लाके रुपये का पिटारा खोल दिए थे, उनका रुपये का पिटारा लेकर लोग चले गए और वोट हमारे पास चला आया। तो इसलिए हमको लगता है कि जनता अब इतनी होशियार हो चुकी है, जनता जानती है हमारे साथ कौन खड़ा होने वाला है और कौन हमको धोखा देकर भगेगा। इसलिए जनता जो है निर्णय एक बार करने 5 साल में उसको निर्णय करने का भी मौका मिलता है। तो रुपया पैसा चाहे जो किसी को दे दे, लेकिन वो मोहर वही लगाता है जो उसका दिल में आता है। तो ये चीज़ हमको अच्छा लगा कि जनता के साथ अगर कोई कहे जनता बेवकूफ़ है तो जनता बहुत होशियार है, नेता से ज़्यादा होशियार जनता है। दीदी जब हम कैमरे पे आते हैं तो मैं अपना शौक आपको बताऊँ कि कैमरे पे आने में मुझे डर लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, क्या बोलूँगा, किस तरीके से कैसा होगा। नहीं, तो ऐसी कोई कुछ नहीं डरने की बात है। अरे हमसे आप जो बात कर रहे हैं बगल में करेंगे वही कैमरे पे कर रहे हैं, हमको तो महसूस नहीं हो रहा हम कैमरे बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपका क्वेश्चन हमारा जवाब, हम यहाँ से हट के चलेंगे, आप तो मतलब हट के चलेंगे तो आप जो सवाल आप हमसे पूछें उसका जवाब देंगे, उसे हम कैमरे दे रहे हैं। तो इससे हमको कभी भी अब नहीं महसूस हुआ कि हम कैमरे पे। अध्यक्ष जी मैं आपके रूटीन के बारे में जानता हूँ कि आप यहाँ के अध्यक्ष और सुबह के सभी आप क्या करते हैं? सुबह मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ और 5 बजे से लेकर मैं अपना सेल्फ इतना काम करता हूँ कि दरवाज़ा हमारा बड़ा, मैं स्वयं झाड़ू लगाता हूँ आज। और इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद नित्य क्रिया के बाद मैं निकल जाता हूँ हमारे अपने सफाई कर्मचारियों को वॉच करने। मतलब जब लोग 5 बजे सो के उठते होंगे तो मॉर्निंग वॉक करते हुए बहुत लोग यहाँ मिलते हैं और उस समय हम अपना स्वयं उठ के इतना सुबह झाड़ू लगाता हूँ कि कोई हमको देखे ना, नहीं तो हम झाड़ू नहीं लगा पाएंगे। अध्यक्ष जी आप क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष जी आप क्या कर रहे हैं, 70 सफाई कर्मी आप तो झाड़ू लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं 5 बजे उठता हूँ, सबसे पहला काम हमारा है झाड़ू लगाना। और झाड़ू हम इसलिए लगाते हैं कि शरीर का फिटनेस हमारे ठीक रहे। शरीर का फिटनेस ठीक रहेगा, हमको दवा नहीं खाना पड़ेगा और उससे हम स्वस्थ रहेंगे। और थोड़ा सा काम हम करते रहेंगे तो समय किसी ने किसी का देखा नहीं। कल मेरी बुरी स्थिति आ जाए तो मैं घर का काम कर लूँ। आज हम चेयरमैन हैं तो किसी चीज़ की परेशानी ना रहे, कल परेशानी आ जाए तो उस परेशानियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और इसलिए मैं 5 बजे उठ के अपने घर का सारा काम मैं स्वयं करता हूँ। आजकल के जो युवा है वो दिन रात फोन में घुसे रहते हैं और हमने आज सुना है कि आपको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, आप रात में सोने से पहले अक्सर किताबें पढ़ा करते हैं। तो आप युवाओं को क्या समझना चाहेंगे? किताब पढ़ने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। और किताब में अगर 2 घंटा 4 घंटा आपको समय है, किताब पढ़िए तो एक अच्छी ज़िंदगी जीने का सीख मिलेगा और उससे आपके सीख से काफ़ी लोग प्रभावित होंगे जिनको आप बताएंगे किस तरह से चलिए। जिसे हम नौकरी नहीं पाए, राजनीति में आए, व्यापार किए, व्यापार में हम मेडिकल स्टोर चलाए, भट्ठा चलाए और फिर हम राजनीति में इतने गिर गए कि लगातार 15 साल हम प्रधान रहे, 5 साल से चेयरमैन के लिए चुनिए गए। तो अब हमको व्यापार करने का टाइम नहीं है, लेकिन इतना जरूर करता हूँ कि जनता के पास जिस तरह से हम सेवा जनता की कर रहे हैं वहीं से कोई कमी नहीं हो कि जब हम राजनीति कर रहे हैं तो जनता ही हमारा सब कुछ है। तो यही मान के ऐसे कोई का सेवा करते हैं। ऐसी कोई बुक जो आपको बहुत पसंद हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद थोड़ा राजनीतिक किताबें या धार्मिक किताबें हम बात में जब टाइम होता तो बैठ के पढ़ते हैं। आप जब क्षेत्र में निकलते हैं और युवा लोग आपसे करते हैं तो आप उन्हें क्या समझाते हैं? समझाते यही हैं कि आप लोग बढ़िया काम कीजिए, सरकार की स्थिति ठीक नहीं, आपको नौकरी नहीं दे पाएंगी और सरकार 10 साल में कितने लोगों को ओवर एज कर दिए और जो लड़के ओवर एज हो गए अब वो खेती करके अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। और व्यापार की जहाँ तक स्थिति, व्यापार की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके लाइन अपना बना के कहीं अच्छा रोजी रोजगार में जुट जाइए और नौकरी चाकरी तो सरकार जब तक ये रहेगी मिलने वाला नहीं। बात नौकरी की होती तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी भी जो योजना है तो लगातार परिवार द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा लड़का 4 साल में नौकरी प्राप्त कर लेगा, 21 साल में उसकी शादी हो जाए
22 साल तक रिटायर होता है, तो 22 साल के बाद रिटायर होने के बाद वो क्या करेगा? यही चीज़ तो मैं नहीं समझ पाया माननीय मोदी जी अग्निवीर क्या लाए हैं कि जब उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे और वो घर पे आके ये हो गया। यही चीज़ तो हम माननीय मोदी जी का कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि अग्निवीर जैसी चीज़ आज हमारे देश के लिए ये जवान अपने सीमा पर खड़े होकर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, जिनको ये 4 साल में घर बैठा दे रहे हैं। उनके घर परिवार, उनके बीवी बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा, यह मोदी जी को मोदी जी की यह चीज़ हम आज तक नहीं समझ पाए। लगातार तो पेपर आउट हो रहा है सरकार में, और सरकार ये कह रही है कि हम इसलिए नौकरी दे नहीं पा रहे कि लगा पेपर आउट हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहीं ना कहीं सरकार की विफलता का सबसे बड़ा कारण है कि ये नौकरी देना नहीं चाह रहे। नौजवानों को सड़क पे ये घुमाकर ये अपना समय काट रहे हैं और इनके पास आने वाले समय में वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि नौजवान को नौकरी चाहिए, व्यापारी को व्यापार चाहिए और देश की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि देश को इनको बेचना पड़ रहा है। आपका हवाई अड्डा दिख रहा है, रेलवे दिख रहा है, बच क्या रहा है आपके देश में? 10 साल के प्रधानमंत्री काल में तमाम ऐसे ये देश की संपत्ति को बेच डाले कि जहां हम सोच नहीं सकते थे कि लोगों ने बनाया और ये बेच रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पे क्या क्या कर डालेंगे, कोई भरोसा नहीं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हिंदू खतरे में है। आप भी एक हिंदू हैं, क्या आप खतरे में हैं? मैं तो कभी नहीं महसूस किया हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। मैं ये जानता हूँ इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता है और खतरा न हिंदू को है न मुसलमान को। खतरा अगर किसी को है तो बेईमान को खतरा है, जो वोट की राजनीति करके हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना चाहते हैं, उनको खतरा है। न हिंदू को खतरा न मुसलमान को खतरा है। मेरे समझ से हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाले ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। आपसे बड़ा सवाल कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आपकी पार्टी और आप काम कर रहे हैं? हम लोगों का मुद्दा यह है कि नौजवानों को काम मिले, नौजवानों को रोजगार मिले और देश की स्थिति जब तक हमारे देश के नौजवान को हाथ में रोजगार नहीं होगा और व्यापारियों का व्यापार नहीं ठीक होगा, किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक हम समझते हैं हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं होने वाली। क्योंकि हमारे देश का किसान, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत कृषि प्रधान देश होने के बाद किसान यहाँ मारा मारा फिर रहा है, अपने फसलों का उचित मूल्य नहीं पा रहा है और जब उसको कहीं खाद बीज की ज़रूरत पड़ती है तो गोदाम पे बीज और खाद नहीं उपलब्ध रहता है और जब वो अपना फसल बेचने जाता है तो औने पौने के दामों में उसको बेचना पड़ रहा है। जो स्थिति हमारे देश के किसानों का है उससे बदतर स्थिति नौजवान पढ़ के जब सड़क पे घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। अब ना नौजवानों के पास काम है, ना किसानों के पास उनको कहीं से इनकी कोई समस्या का हल नहीं निकल रहा है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्या नाम आपका? अध्यक्ष जी के साथ में काम करके आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगा। मैं पार्टी का वर्कर हूँ। नगर पंचायत में जब से मैं माननीय जी के साथ जुड़ा तब से निरंतर इनकी जो सोच है उनका नगर पंचायत का प्लान इनके विकास और विश्वास है। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी कौन सी मुद्दों पर काम कर रही है? हमारी पार्टी जब जब विपक्ष में रहती है संघर्ष करती है और जब सरकार में आती है संरचना का काम करती है। जो भी कुछ आज आप देख रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग 108 102 हमारा जो चल रहा है वोट पे एक भी पैसा किसी भी जनता का नहीं लगता। यदि अपनी भी गाड़ी हो तो उसमें तेल का पैसा लगेगा, ऐसा भी नहीं लगता। ये काम किया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। नेशनल हाईवे हमारे अध्यक्ष जी ने बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जिस पर हवाई जहाज फ्लाइट उतार दी गई और इनके सड़कों में बनाने पर जिनके जब नेता नारियल तोड़ देते हैं सड़क टूट जाती है। इससे आपको उम्मीद कर सकते हैं कैसी सरकार चली, कैसी नीतियाँ चल रही है। इस सरकार की सिद्धांत और नीति में बड़ा अंतर है। कहती जो है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपके प्रधानमंत्री जी आपको कैसे लगते हैं? हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री कहना मुझको भी है, पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री जी हैं इनकी नीतियाँ हम लोगों की समझ में नहीं है। हमसे प्रधानमंत्री की बात हो गई, आपके जो गवर्नमेंट में आपके प्रदेश में जो योगी सरकार है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार में आपने देखा बोले आप आज तक आपके इस देश के आज़ाद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोर्ट में सरकारी न्यायालय में गोलियां चली हों। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब कैदी जेल में मार दिया जा रहा हो। ऐसा कभी नहीं होगा जब एक बहुत बड़ी पुलिस की फोर्स लगी हो उसके सामने किसी को मार दिया जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि सड़कों पर नारियों को निर्वस्त्र घुमाया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो दो समुदायों में खूनी संघर्ष अभी आपने देखा है पूर्वांचल में हुआ, आपकी बस्ती दौर में हुआ था।
जब तक सरकार की नीतियाँ नहीं मजबूत होगी, नारों से सरकार नहीं चलती, नीतियों से सरकार चलती है। और ये सरकार चाहती है कि नारों से सरकार चलाए। यही कारण सरकारी विफलता का होगा। आने वाले समय में 2024 में वोट करना। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, उसके लिए आपने क्या निर्णय लिया? हमने निर्णय किया, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिशा निर्देश हुआ था 18 अगस्त को जो क्रांति दिवस था, जिस दिन इस देश के जिसको महात्मा कहते हैं हम लोग, सचमुच तो महात्मा थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी दिन हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमारे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बूथ अध्यक्ष करके सभी लोगों से मिलकर के कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारत छोड़ना पड़ेगा, ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर उसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो गरीबों को दबाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बहुसंख्यक और संख्या की जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसके खिलाफ हम लोगों ने और सभी लोगों ने जन जागरण का काम करने का काम किया है। बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिले स्तर तक पे हमारी कमेटी गठित है। हम बूथ अध्यक्ष, हमारे जो अध्यक्ष हैं वो गाँव से लेकर गलियों से लेकर चौराहों से लेकर के हम सरकार की नीतियों को बताते हैं, अपने सरकार द्वारा की गई हुई नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। हमें किसी का विरोध नहीं, अपने किए हुए कार्यों का वर्णन करना है कि हमारी जब सरकार थी तो हमने कितना अच्छा काम आपके लिए किया था। हमने 100 नंबर दिया था, हमने 108 नंबर दिया था, हमने गर्भवती महिलाओं ने 102 नंबर दिया था, वैसे बच्चों के लिए हम लोग भोजन के कार्य व्यवस्था दी थी। इस तरह से हम अपनी सरकार की बातों को रखते हैं। हमने ये किसान सम्मान निधि देते हैं, हम तो सभी बेरोजगार लोगों को वो फार्म भर सके। आज तमाम आपको बच्चे मिल जाएंगे गाँव में जो फार्म अप्लाई नहीं कर सकते, फीस बढ़ा दी गई है। ITI तो 25,000 हम लोग की सरकार में हुआ करती थी, आज 1.25 लाख रुपये हो गए। आप पॉलिटेक्निक में चले जाइए, जो काम 50,000 रुपये फीस में हो जाता था वो आज 5 लाख रुपया हो गया। अब ग्रेजुएशन करने चले जाइए, जो एक बार रजिस्ट्रेशन करना हर 6 महीने में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन में सरकार गलत तरीके से हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आए, एक बार बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो और वो पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले जाए। गरीब से गरीब बच्चा भी इस देश की अच्छी शिक्षा की नीतियों से जुड़ जाए, अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करे। ये हमारी सरकार की, हमारे बैठे हुए अध्यक्ष नगर पंचायत प्रधान